काटना ना। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हॉस्टल वार्डन में जो जीएस का 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है टॉप 10 जीएस। ठीक है, और ये टॉप 10 जीएस में हम वो सारे पोर्शन को कवर करते हैं जो जीएस के पोर्शन में हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो है। पहले हम 3-4 वीडियो बना चुके हैं टॉप 10 जीएस का। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया के रूप में मान्यता, पहला पॉइंट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत LPG कनेक्शन, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिला लाभार्थियों को घर का स्वामित्व देना। उपरोक्त में से कौन से जेंडर या लिंग सूचक शासन को दर्शाता है। ठीक, प्रश्न ये है कि ये जो कथन है उसको ध्यान में रखते हुए, क्या कथन है कि भाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो राशन कार्ड जारी किया जा रहा है वो महिलाओं के नाम से जारी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसके तहत LPG कनेक्शन दिया जा रहा है, वो भी महिलाओं के नाम से दिया जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिया जा रहा है वो भी महिलाओं के नाम से दिया जा रहा है। तो उपरोक्त चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जेंडर शासन को दर्शाता है, जेंडर शासन या लिंग सूचक शासन को दर्शाता है। ये मुद्दा क्यों उठा, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। ये प्रश्न मेरे ऐड करने का कारण क्या है। देखिए, हाल ही में स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के समय ये एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला था कि हमारी योजनाओं में आपको जेंडर इक्वलिटी देखने को मिलेगी, और या कि हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो योजनाएं जितनी पुरुषों के लिए है, जैसे क्या हो गए मुद्रा योजना, ठीक है, माइक्रो यूनिट रीफाइनेंस वाली जो योजना है वो पुरुषों के लिए थी। ठीक है, पुरुष लाभार्थी ज़्यादा होते थे। तो हम अपनी जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं, जितनी बड़ी योजनाएं हैं, उसको हम महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में काम किए हैं। उसमें एक पॉइंट हम और ऐड किए, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्ड दे रहे हैं, राशन कार्ड के तहत राशन मिल रहा है, लेकिन इसको क्या किए अब महिलाओं से जोड़ दिए, और राशन कार्ड किसके नाम पे बन रहा है, महिलाओं के नाम पे। तो जो भी राशन मिल रहा है वो महिलाओं को मिल रहा है। ठीक है, जिससे महिलाओं की स्थिति क्या हो रही, मजबूत हो रही। दूसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस दे रहे हैं, गैस दिया जा सकता है, पुरुषों के नाम से भी दिया सकता है, महिला के नाम से, लेकिन क्या किए, महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन लगवा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति और सुदृढ़ हो सके। ठीक है, सेम वैसी हो गया आवास योजना, घर दे रहे हैं, घर देने ही था, पुरुषों के नाम से भी दिया जा सकता था जैसे पहले दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, उसको महिलाओं के नाम से दिया जा रहा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार अब काम करना चाह रही है। ठीक है, तो प्रश्न वही पूछ रहा है कि जेंडर इक्वलिटी ये को क्या कौन सा दर्शा रहा है, ये लिंग सूचक शासन को कौन सा दर्शाता है। तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। तो आप देखेंगे ये भी आपको वही चीज़ बता रहा है, ये भी महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में ले जाने के ही काम कर रहा है, और इस योजना के तहत भी हम सेम रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020, NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, आपको याद होगा कि जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है उसके जीएस के पोर्शन में शिक्षा और शिक्षा से संबंधित योजनाएं ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी के लिए मैं ये क्वेश्चन ऐड किया हूँ इसमें। तो क्या प्रश्न देखिएगा ध्यान से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा की नियामक प्रणाली का लक्ष्य क्या होना चाहिए। खेल गतिविधियों में सुधार करना, पहला। दूसरा, शैक्षिक परिणामों में सुधार करना, दूसरा। तीसरा, स्कूल की भौतिक संरचना में सुधार करना, तीसरा। चौथा, स्कूल की वित्तीय स्थितियों में सुधार करना। तो ये आंसर बहुत इजी है इसका।
कोई भी बता सकता है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, शैक्षिक परिणामों में सुधार करना। क्या होना चाहिए लक्ष्य, शैक्षिक परिणामों में सुधार करना। ठीक है। तीसरा, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान खालिस्तान के अंतर्गत दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A, भारत के संविधान के अनुच्छेद 42 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 43B। ठीक है, तो किसमें दिया गया है, क्या बोल रहे हैं, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किसमें बताया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 43A में दिया गया है। किसमें दिया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 43A में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में आपको पता है ना, कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है। न्यायपालिका क्या की है, अपनी नियुक्ति और अपने स्थानांतरण के संबंध में जो निर्णय लेना है, निर्णय लेने के लिए वो क्या की है, एक कॉलेजियम का निर्माण की है। ठीक है, और ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये सुप्रीम कोर्ट में भी काम करता है और हाई कोर्ट में भी काम करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक कमेटी रहती है और हाई कोर्ट में 3 जजों की एक कमेटी रहती है। 5 जजों में एक जो जज रहते हैं वो कौन रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, और चार जो जज रहते हैं वो कौन रहते हैं, सीनियर मोस्ट जज, जो मोस्ट सीनियर जज रहते हैं नंबर में, वो 4 जज रहते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं एक, और 2 कौन रहते हैं, सीनियर मोस्ट जज रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम। यह संसद के अधिनियम द्वारा दिए गए न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, पहला पॉइंट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में है। ठीक है, और इसके अदालत के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, एक उच्च न्यायालय में कॉलेजियम का नेतृत्व करने के लिए मुख्य न्यायाधीश और अदालत के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, उत्तर दिए गए कथनों में कौन सा सही है। देखो, ये 4 कूट दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला देखो, यह संसद के अधिनियम, ये क्या बोल रहा है, संसद के अधिनियम के द्वारा दिए गए न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। तो संसद को यह अधिकार दिया है क्या न्यायपालिका को ऐसा करने का, नहीं। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में है और इसके अलावा 4 अन्य न्यायाधीश, तो ये सही हो गया। हाई कोर्ट के बारे में बोला है, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश रहते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ बताया हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल 2 और 3। ठीक है, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानी पी लेते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है, पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, एनसीएफ का मतलब क्या होता है, एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार छात्रों एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों के लिए भौतिक रूप से असुविधा पैदा करने वाला साधारण अंश है। देखो, इसमें क्या बोला है, रक्षा करने वाले पाठशाला के कर्मचारी, समीप की पाठशाला, सुविधाजनक शौचालय, अत्यंत भारयुक्त स्कूल बैग। पहले तो इसको समझो कि एनसीएफ 2005 क्या है। ठीक है, आपको पता है कि एक संस्था काम करती है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी हर साल मतलब एक रिपोर्ट जारी करती है, किस नाम से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से रिपोर्ट जारी करती है, और ये 5वीं रिपोर्ट है जो 2000 मतलब ये 4थी रिपोर्ट है जो 2005 में आई है। ठीक है, अभी तक कितनी रिपोर्ट जारी कर चुकी है, 4 रिपोर्ट जारी कर चुकी है। ठीक है, पहली रिपोर्ट ये जारी की थी 1975 में। ठीक है, 1975 में। दूसरी रिपोर्ट ये जारी की थी 1988 में। दूसरी रिपोर्ट कब जारी की थी, 1988 में।
तीसरी रिपोर्ट ये जारी की थी वर्ष 2000 में, ठीक है, और चौथी रिपोर्ट ये जारी की है 2005 में, ठीक है। तो एनसीईआरटी रिलीज करती है एनसीएफ की रिपोर्ट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की रिपोर्ट रिलीज करती है, ठीक है। और इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये बताया जाता है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो बालक है, वो मेंटल, फिजिकल और सोशल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार जो 2005 में जो लास्ट रिपोर्ट रिलीज हुई थी उसमें ये बोला था कि भैया ये जो बच्चे हैं ना, ये अत्यधिक भार युक्त जो बैग है उसके कारण सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बात किसमें कही थी? एनसीएफ की रिपोर्ट में। एनसीएफ क्या है? एनसीईआरटी रिलीज करती है अपनी रिपोर्ट। कितनी बार रिपोर्ट आ चुकी है? तो एनसीएफ की ये कौन सी रिपोर्ट है? चौथी रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट कब आई थी? 1975 में, फिर 1988 में, उसके बाद 2000 में, फिर 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है? शिक्षा आयोग 1964-1966 है ना। चलो अब देखो, शिक्षा आयोग 1964-1966 के द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10 तक का त्रिभाषी सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? त्रिभाषी सूत्र के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या बोल रहा है भैया? जो पहली भाषा होगी पढ़ाई जानी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये बोला है जो हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा कोई भी आधुनिक भाषा और अंग्रेजी होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट सही है कि नहीं? अब इसका क्या बोल रहा है? केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना केवल 1, ठीक है। तो भैया इसमें आपको बताना है जो त्रिभाषा का सिद्धांत है वो क्या बोलता है। तो त्रिभाषा का शिक्षा आयोग जो आया था 64 से 66 के लिए, वो क्या दिया था? शिक्षा त्रिभाषी का सिद्धांत दिया था। उसमें ये बोला था कि भैया आप क्या करो, एक तो मातृभाषा पढ़ाओ। पहली भाषा क्या होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। दूसरी भाषा क्या होनी चाहिए? कोई भी एक आधुनिक भाषा होनी चाहिए। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र है तो वहाँ अंग्रेजी एक आधुनिक भाषा बजाओ। तीसरी भाषा क्या होनी चाहिए? तो तीसरी भाषा आप पढ़ाओ कौन सी? जो अलग राज्य की भाषा है। जैसे छत्तीसगढ़ वाले लोग हैं वो बिहार की भाषा पढ़े, बिहार वाले तमिलनाडु की भाषा पढ़े, तमिलनाडु वाले बिहार या हिंदी की भाषा पढ़े, ठीक है। तो त्रिभाषी सिद्धांत में ये बोला था एक मातृभाषा, एक अंग्रेजी और एक दूसरे राज्यों की भाषा को पढ़ाएं। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों का ये आरोप है कि भैया जो उत्तर भारत के लोग हैं, जो हिंदी भाषी बेल्ट है, वो क्या किया? अपनी मातृभाषा का अध्ययन किया, अंग्रेजी का अध्ययन किया, लेकिन तृतीय भाषा के रूप में वो हमारी भाषाओं को छोड़ के किसका अध्ययन किया? संस्कृत का अध्ययन किया, ठीक है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, पॉलिटिकल है। इसमें क्या होगा इसका सही आंसर? 1 और 2 दोनों। इसका 1 और 2 दोनों सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी उदारता के लिए लाख बख्श की उपाधि दी जाती थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, महमूद गजनी और गोरी, ठीक है। किसको दिया जाता था? तो आप सबको पता है, बहुत इजी प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता था, ठीक है। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई है बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है, ठीक है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आरटीआई 2009 में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आरटीआई का मतलब क्या है? आरटीआई, ठीक है, क्या है? आरटीई है ये, ठीक है, आरटीई है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आरटीई 2009 में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है? आरटीई का मतलब क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आपको पता होगा। राइट टू एजुकेशन कब आया? 2009 में। कब आया है? 2009 में। और
आरटीई के कारण, आरटीई के ही कारण हम क्या किए हैं संविधान में, आर्टिकल कौन सा जोड़े हैं, आर्टिकल 21A, क्या जोड़े हैं हम, आर्टिकल 21A। अब इसमें ये बोला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो राइट टू एजुकेशन है उसमें क्या परिवर्तन करना है। तो इसमें समझो, पहले तो राइट टू एजुकेशन में क्या बोला है कि भैया 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो होगी, प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो कैसी दी जाएगी, निशुल्क दी जाएगी, निशुल्क दी जाएगी। और इसी को क्या बोला गया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अब इसमें ये बोल रहा है कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों को के छात्रों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। पहला सजेशन ये दिया गया है क्या। दूसरा क्या बोल रहा है, 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें, ये बोला है क्या। दूसरा क्या बोल रहा है, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें, ये बोला है क्या। किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बोला गया है कि जो अभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निशुल्क दी जा रही है, उसको 6 के जगह 3 वर्ष कर दिया जाए और 14 के जगह 18 वर्ष कर दिया जाए। ठीक है, तो 3 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन का फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, ये किसमें बोला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। चलो आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र जैसे बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो आपको पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या चौथी। तो आपको पता है कि ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब हम औद्योगिक विकास को अपना लक्ष्य बनाए थे, ठीक है, उस समय ये क्या किया, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से और राउरकेला जो कि उड़ीसा में है वो किसकी सहायता से, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है वो ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई जो है वो रूस की सहायता से, और ये जो राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया वो किसकी सहायता से है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। स्थापित किया गया, और इसका सही आंसर क्या हो गया, ये सारी चीजें किस में की गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना कब थी, 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब थी, 1956 से 1961 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब थी, 1961 से 1966 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना कब थी, आपको पता है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का योजना अवकाश लिया गया। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक थी, 1969 से 1974 तक थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है आपको, राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया वो किसकी सहायता से, कौन से देश की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। अक्साई चीन के पूर्व में स्थित है, लेह के पूर्व में स्थित है, गिलगित के उत्तर में स्थित है, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, सबसे पहले सियाचिन हिमनद है क्या, है ना। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। देखो, एक तो होता है लंबा ग्लेशियर, एक तो देखो 2 भाग में बंटता है ग्लेशियर को भी अगर आप देखोगे तो, एक तो होता है ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा होता है गैर ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र होता है और गैर ध्रुवीय क्षेत्र होता है। और हमको पता है कि सियाचिन गैर ध्रुवीय क्षेत्र का ग्लेशियर है। ठीक है, गैर ध्रुवीय क्षेत्र का ग्लेशियर है। तो गैर ध्रुवीय क्षेत्र में अगर देखा बोला जाए सबसे बड़ा ग्लेशियर किसको बोला जाता है, सियाचिन को बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा एग्जाम में सबसे लंबा ग्लेशियर को कौन सा है, तो सबसे लंबा किसको बोला जाता है, ससाइमी। ठीक है, सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, ससाइमी का ग्लेशियर। ठीक है, तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, देखो ये जो सियाचिन का ग्लेशियर है, सियाचिन का जो ग्लेशियर है, सियाचिन के ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, श्लोक नदी, श्लोक नदी। ठीक है, श्लोक नदी निकलती है, और श्लोक नदी की एक सहायक नदी है नुब्रा। ठीक है, नुब्रा नदी,
और इसी नुब्रा नदी की घाटी के उत्तर पूर्व में क्या स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में आता है ये सब। ठीक है, काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा भाग है ये सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर क्या होगा? नुब्रा नदी की घाटी में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? श्लोक नदी। श्लोक नदी की सहायक नदी कौन सी है? नुब्रा नदी। और इसी नुब्रा नदी के घाटी में क्या है? ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये एक प्रकार से क्या है? गेट है, समझ लो। नुब्रा नदी की घाटी होते हुए आपको कहाँ पहुंचना होगा? सियाचिन के ग्लेशियर में या काराकोरम के श्रेणी में। ये पूरा लद्दाख वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज का अपना सेशन यहीं तक समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।